और अगर शुगर का टेस्ट अगर किसी को कराना हो तो? शुगर का टेस्ट करवाना है तो फास्टिंग पीपी एक हमारा रूटीन टेस्ट है, फास्टिंग करते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करने के एक कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद 1.5 से 2 घंटे के बीच में पीपी करते हैं। बट रेगुलरली 3 मंथ्स में HbA1c टेस्ट है जो ज़रूर होना होता है मॉनिटरिंग के लिए, कि हमारा बीच में स्पाइक्स तो नहीं आ रही हैं कुछ कुछ दिनों में, जो कि आप हर रोज़ तो टेस्ट करोगे नहीं शुगर, वो हाँ। इंडिकेट हो जाता है उससे। ठीक है, और लिवर के लिए? लिवर के लिए लिवर फंक्शन टेस्ट होते हैं बेसिक, उसमें सारा बिलिरुबिन रहता है, प्रोटीन रहता है, SGOT-PT एंजाइम्स रहते हैं, तो गामा GT रहता है, वो पूरा एक पैकेज रहता है, तो लिवर फंक्शन टेस्ट वो हैं। बाकी लिवर में अगर कुछ प्रॉब्लम आई है, जैसे अल्ट्रासाउंड में कुछ लग रहा है फैटी लिवर है, या आगे आजकल एडवांस टेस्ट हैं जैसे फाइब्रोस्कैन है, उसमें पता लग रहा है फाइब्रोसिस है, तो आजकल बहुत अच्छे टेस्ट जैसे कि ELF एक है, एनहांस्ड लिवर फाइब्रोसिस टेस्ट है, वो सब भी अवेलेबल है, बट वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ रहे करें तो सीवियर अगर सिम्टम्स हो रहे हैं। हाँ। तो और किडनी के लिए? किडनी के लिए KFT इज ए बेसिक टेस्ट है। KFT भी जो है वो एक बेसिक KFT होता है जिसमें यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, प्रोटीन वगैरह रहता है। फिर आजकल हम एडवांस KFT, कंप्लीट KFT करते हैं जिसमें सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स भी कवर्ड रहते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह कवर्ड रहते हैं, वो सब बीच में इंक्लूड हो जाता है। यूरिन के टेस्ट कुछ बहुत ज़रूरी है, जैसे यूरिन माइक्राइल है, माइक्रो एल्ब्यूमिन उसमें टेस्ट हो जाता है, एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशोज होती हैं कुछ, तो बहुत सारे टेस्ट हैं जो पूरी एक प्रोफाइल आपको बता देते हैं आपकी किडनी की कंडीशन की। अच्छा, ओके। और क्या ऐसा कोई टेस्ट होता है हार्मोनल इम्बैलेंस को चेक करने के लिए? हाँ, हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है, जैसे इनफर्टिलिटी के केसेस हैं, या यंग वुमेन में PCOD के केसेस हैं, या प्रेगनेंसी हो रही है लेकिन रह नहीं पा रही है, तो बहुत सारी वुमेन में, या मेनोपॉजल सिम्टम्स हैं, तो डिफरेंट एज ऑफ लाइफ के डिफरेंट हार्मोन्स हैं वुमेन में और मेन में। तो वुमेन में मोस्टली यंगर एज ग्रुप में ईस्ट्रोजन लेवल, प्रोजेस्टेरॉन लेवल देखते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान डिफरेंट प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोफाइल रहती है, और मेन्यूपॉजल एज ग्रुप में आप देखना चाह रहे हैं कि जो आपके पिट्यूटरी में हार्मोन्स हैं वो आपको ओवरी को जो सिग्नल दे रहे हैं वो पूरी तरह से वो टेकअप कर पा रहा है कि नहीं, तो FSH LH होता है जो ब्रेन से निकलता है, और ओवेरियन हार्मोन्स जो होते हैं ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन वगैरह, वो सब प्रोफाइल एक पूरा रहता है, तो उनकी रेशियोज के हिसाब से पता लग जाता है कि कुछ कंडीशन है कि नहीं है PCOS की। ओके। और हड्डियों के लिए कोई टेस्ट? हाँ, हड्डियों के लिए ब्लड टेस्ट भी हैं, इमेजिंग टेस्ट भी हैं। ब्लड टेस्ट जो रहते हैं वो मोस्टली कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन D और अल्कलाइन फॉस्फेटेज रहते हैं। फिर और एडवांस टेस्ट हैं जैसे बोन स्पेसिफिक अल्कलाइन फॉस्फेटेज हैं। बाकी इमेजिंग में एक्सरे, MRI के अलावा एक बोन डेंसिटोमेट्री टेस्ट है जो बहुत अच्छा टेस्ट है, जो एक हेल्थ चेकअप का पार्ट भी है काफ़ी लैब्स में। तो उसमें क्या रहता है कि आपकी जो हिप और स्पाइन है वो सबसे पहले ऑस्टियोपोरोसिस अंडरगो करती है, तो हिप एंड स्पाइन स्टडी करते हैं। वी डिवाइड द पेशेंट्स इनटू नॉर्मल ऑस्टियोपीनिया जिसमें थोड़ा सा बोन लॉस है, और ऑस्टियोपोरोसिस जिसमें बिल्कुल ही बोन लॉस है और वो ठीक भी नहीं हो पाएगा। तो वो अब देख लेते हैं, अगर ऑस्टियोपीनिया वाले लेवल पे है तो फिर वो ट्रीटेबल रहता है, नॉर्मल होता है तो बहुत अच्छी बात है। और ऑस्टियोपीनिया के केसेस को हम लोग लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, वॉकिंग, एक्सरसाइज और सप्लीमेंट्स एडवाइस करते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस वालों को फिर लाइफस्टाइल मैनेजमेंट एडवाइस करते हैं। ओके, तो इसमें बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट का क्या वही है सेम? हाँ, दिस इज द बोन मिनरल डेंसिटी। इसमें पेशेंट को लिटा दिया जाता है। बोन मिनरल डेंसिटी भी 2 तरह की अवेलेबल है। कुछ अल्ट्रासाउंड बेस्ड मशीन्स हैं जो बहुत एक्यूरेट नहीं है, कुछ एक्सरे डेक्सा बेस्ड मशीन्स है। डेक्सा जिसको एक्सरे बेस्ड है, पेशेंट को लिटाते हैं टेबल के ऊपर और इक्विपमेंट जो है उसके ऊपर से निकल जाता है, तो चीफ पॉइंट्स जो होते हैं हिप्स, स्पाइन्स और लेग्स के ऊपर से निकल जाता है, उसकी बोन मिनरल डेंसिटी मेजर करता है और एवरेज वैल्यूज दे देता है वो। तो उस हिसाब से हम हड्डियों का जो भी है उसका पता लग जाता है कितना उसके अंदर है, डेंसिटी कितनी है। ओके, और थायराइड के लिए? थायराइड के लिए ब्लड टेस्ट हैं, थायराइड प्रोफाइल्स हैं, T3, T4, TSH, फ्री T4 भी अवेलेबल हैं, और अगर ये हाई आते हैं तो थायराइड एंटीबॉडीज़ एडवाइस होती हैं, वो भी ब्लड टेस्ट से ही हो जाती हैं। थायराइड के ग्लैंड के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ हमारा ब्लड प्रोड्यूस कर रहा है। बाकी थायराइड में कई बार नोड्यूल्स होते हैं जो दिख रहे होते हैं, उसमें से नीडल डाल के हम लोग FNAC लेके भी डायग्नोज कर लेते हैं कि किस तरह का नोड्यूल है, कि कैंसर है कि खाली सिस्ट ही है कोलॉइड की, तो वो पता लग जाता है। इसके अलावा बहुत सारे इमेजिंग के टेस्ट हैं थायराइड में, जैसे न्यूक्लियर इमेजिंग के टेस्ट हैं, थायराइड स्कैन है, देखने के लिए कि ये कैंसर वाली गांठ है कि जस्ट बिकॉज ऑफ हार्मोन्स बनी है। ओके, आपने कैंसर की बात की, तो कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए भी कोई टेस्ट है? ओवरऑल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए कोई एक टेस्ट नहीं है जो सारे कैंसर्स को करेगा।
ये जेनेटिक टेस्ट हैं जो कि आजकल डेवलपमेंट फेज में हैं, बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज नहीं हुए हैं अभी, बट खास ऑर्गन्स के लिए जो हैं बहुत अच्छे अच्छे बायोमार्कर्स हैं, जैसे प्रोस्टेटिक कैंसर के लिए PSA की हमने बात की, ब्रेस्ट कैंसर की CA 15.3 है, बाकी जेनेटिक्स हैं BRCA BR1 and 2 जो कि फैमिलीज़ में जेनेटिक मेकअप बताता है, BRCA1 BRCA2, और कुछ कैंसर्स होते हैं जैसे इंटेस्टाइन के कैंसर्स हैं, उसमें CEA, कुछ कुछ बायोमार्कर्स हैं जो स्पेसिफिक हैं, पैनक्रियाटिक कैंसर है उसके लिए कैंसर CA 19.9 है। सो बहुत सारे मार्कर्स हैं जो कि अगर आपको शक है कि वहाँ पर है तो आप डॉक्टर को जैसे आप सजेस्ट करेंगे कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, बेसिक टेस्ट हो जाएंगे, एंडोस्कोपी हो गई, तो देन दे विल रियलाइज कि ये वाला टेस्ट करा के देखते हैं, दे आर वेरी स्पेसिफिक बायोमार्कर्स। पर एक टेस्ट ऐसे जैसे पूरे बॉडी में है कि नहीं, अभी उस तरह से कमर्शियली अवेलेबल नहीं है, डेवलपिंग फेज में अभी काफ़ी काम हाँ लिक्विड बायोप्सीज पे हो रहा है, सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स पे ब्लड में, बट अभी पूरी तरह से अभी ऐसे पॉपुलर नहीं हुआ बिकॉज दे आर वेरी लेकिन आई थिंक एक्सपेंसिव। ऐसा टेस्ट आना चाहिए कि कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए कि एक ही बार में पता चल जाए। अच्छा, आँख और कान के लिए भी है कोई टेस्ट? आँख और कान के लिए ऐसे कोई ब्लैंकेट टेस्ट नहीं है, बट बेसिकली चेकअप्स हैं जो कि बच्चों में अगर कोई सिम्टम है तो होना चाहिए, अदरवाइज डायरेक्टली जैसे बच्चा बॉर्न होता है न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग में, न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग के साथ ऑडियोमेट्री एक टेस्ट होता है बेसिकली उस टाइम पे, उसके बाद सिम्टम बेस्ड रहता है, और आई चेकअप वंस योर एक पर्टिकुलर एज के बाद है तो फिर वो आई एंड ईयर चेकअप एक बार ही अगर हो जाए तो फॉलो अप कर सकते हैं उसके ऊपर। ओके अच्छा मैम, कई लोगों के साथ क्या होता है ना कि जब भी वो चेकअप्स वगैरह का नाम सुनते हैं तो नीडल हो गया या सिरिंज हो गया तो उन्हें देख के या उसको सुन के घबराहट होने लगती है, तो ऐसे किसी लोगों से आपका मतलब हुआ है ऐसा कुछ कि एक्चुअली अब तो बहुत पतली नीडल्स हैं और डायरेक्ट वैक्यूटेनर्स हैं, अब तो नीडल दिखती भी नहीं है क्योंकि वो वैक्यूटेनर के अंदर छुपी हुई होती है, डायरेक्ट सैम्पलिंग होती है, और अब डिवाइसेस आ गए हैं जो कि वेन को बहुत क्लियरली दिखा देते हैं, टॉर्च की तरह रहता है, वो पूरा उसका नक्शा दिख जाता है और वहीं जाते हो राइट प्लेस में। ये वेन वाली बात पे हम आपको ये बताना चाहेंगे, बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है ना कि टेस्ट कराने जाते हैं तो उनकी नस नहीं मिलती है, तो वो बहुत प्रॉब्लम करती है जिसकी वजह से उनको काफी बहुत छोटे बच्चों में कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत एल्डरली और बहुत फ्रेल है और बिल्कुल मतलब बीमारी की वजह से बहुत सारी नसें खराब हो चुकी हैं उनको ड्रिप वगैरह चढ़ के, अदरवाइज अब तो वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो ऊपर लगा देते हो, अब उसके नीचे की वेन्स बहुत क्लियर दिख जाती हैं। अच्छा। और जो अच्छे टेक्नीशियंस होते हैं, पुराने फ्लेबॉटमिस्ट होते हैं, वो हाथ लगाते ही ढूंढ लेते हैं, वेरी स्किल्ड। हाँ कि वही है, नहीं लोगों में आई थिंक मैंने बहुत बार देखा है कि नस नहीं मिल रही है, या फिर कुछ लोग ऐसे कि सिरिंज इंजेक्शन लेकर के घबरा गए, स्पॉइल हो चुकी होती हैं डिजीज की वजह से, या बिल्कुल ही बहुत ही चबी बेबी है तो नहीं मिलेगी कई बार, बट मोस्टली जो अच्छा टेक्नीशियन है वो मैनेज कर लेता है। ओके अच्छा मैम, स्ट्रेस या एंजाइटी लेवल्स के लिए भी उसको डिटेक्ट करने के लिए भी कुछ टेस्ट होते हैं क्या? होते हैं, आई मीन जैसे कॉर्टिसोल लेवल्स कहते हैं कि एंजाइटी में बढ़ जाते हैं, पर वो फिर सब सिम्टम बेस्ड है, आप खुद जाके लैब में बोलो कि मेरा कॉर्टिसोल कर दीजिए, क्योंकि वो टाइम टेस्ट होते हैं, जैसे सुबह 8 बजे ही लेना है, शाम को लेना है तो शाम को 4 बजे ही लेना है, क्योंकि बॉडी में स्पाइक्स होती हैं कॉर्टिसोल की, किसी भी टाइम जाके करने का कोई फायदा नहीं रहता। और क्या टाइम बताया आपने एक बार फिर? 8 AM and 4 PM होता है, अगर दो बार लेना, यही 2 टाइम में कराना चाहिए। और अगर इंडिकेशंस हैं कोई, और फिर इनके सप्रेशन टेस्ट भी होते हैं कि आपने एक दवाई दी तो कॉर्टिसोल नॉर्मल इतना था तो कम हुआ कि नहीं रात को दवाई दिया, तो दैट इज अ होल सीरीज ऑफ टेस्ट, वो किसी डॉक्टर की एडवाइस से ही करवाने में फायदा है। अच्छा, और ये CBC टेस्ट का क्या है? CBC टेस्ट इज कंप्लीट ब्लड काउंट, वो बहुत अच्छा टेस्ट है, इट्स प्राइस में भी बहुत कम है, और एक ही टेस्ट से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, हीमोग्लोबिन का पता लग जाता है, जिसमें आप अगर अनीमिक हैं, आपको वीकनेस रहती है, वो पता लग जाएगा, फिर टोटल काउंट TLC पता लग जाता है कि आपकी टोटल वाइट सेल काउंट कितनी है, अगर इन्फेक्शंस हैं तो वो बढ़ता है, कुछ इन्फेक्शंस में कम भी रहता है, और अगर कई बार बोन मैरो काम नहीं कर रही तो TLC कम रहता है, तो बहुत सारी इंडिकेशंस बता देता है। फिर DLC बताता है वो CBC, DLC में डिफरेंशियल वाइट सेल काउंट होते हैं कि आपके न्यूट्रोफिल कितने हैं, लिम्फोसाइट कितने हैं, 4-5 तरह के जो कॉमन वाइट सेल्स होते हैं, लाइक न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स, वो कितने कितने मात्रा में है, टोटल इनका 100% अगर है तो कितना परसेंट लिम्फोसाइट्स है, कितना न्यूट्रोफिल्स है। तो कुछ बीमारियों में न्यूट्रोफिल्स बढ़ते हैं, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में न्यूट्रोफिल्स बढ़ते हैं, वायरल इन्फेक्शन में यूजुअली लिम्फोसाइट्स बढ़ेंगे, या अगर टाइफॉइड है तो लिम्फो बढ़ेंगे, तो काफ़ी इंडिकेशन हो जाती है। एलर्जीज हैं तो यूसिनोफिल बढ़ेंगे। तो CBC एक बहुत अच्छा टेस्ट है जिसमें एक टेस्ट से बहुत सारी चीज़ें आप पिकअप कर सकते हो, मतलब द ट्रेंड्स कैन बी पिक्ड अप। हाँ, तो मतलब ये एक यूनिवर्सल टेस्ट जिसको बेसिक बोल सकते टेस्ट हैं, है जो बेसिक होना चाहिए। अच्छा मैम, ऐसा भी कुछ है कि नर्व्स के लिए कोई टेस्ट आता है? हाँ, नर्व्स के लिए बहुत सारे टेस्ट हैं, मतलब इमेजिंग के भी हैं और नर्व कंडक्शन टेस्ट हैं, जिसमें कि
नर्व्स के अलॉन्ग छोटी छोटी नीडल्स के साथ हम लोग मेजर करते चले जाते हैं कि उनका क्या रिस्पॉन्स है, उसको उसमें आ रही है कि नहीं, करंट आ रहा है कि नहीं, उसको कहते हैं नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट। और इसी तरह मसल्स के लिए ईएमजी टेस्ट होते हैं, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, वो हैंड इन हैंड ही होते हैं दोनों। जो भी वीकनेस होती है लेग्स की, आपने बेसिक वर्कअप कर लिया है कि कोई आपको मिल नहीं रहा डायग्नोसिस, तो फिर आप एनसीवी और ईएमजी करवाते हो। तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, और इसमें बहुत हाईली क्वालिफाइड न्यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं, स्पेशलिस्ट, वो रिपोर्ट करते हैं, वही टेस्ट सुपरवाइज करते हैं। अच्छा, मैम एक और चीज़ है कि ऐसा भी कुछ है कि जो लोग बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, मतलब जिम या एक्सरसाइज करते हैं, उनके लिए कोई अलग तरह का टेस्ट आता है क्योंकि उनका प्रोटीन सप्लीमेंट्स वगैरह ज़्यादा होता है? हाँ, तो मोस्टली हेल्थ चेकअप्स में ये सब कवर्ड रहते हैं। जब आप लिवर फंक्शन टेस्ट या किडनी करा करते हो तो उसमें प्रोटीन लेवल्स है दोनों में। तो रिपोर्ट्स में हम देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस रहता है। यूजुअली जो लोग वर्कआउट करते हैं उसका क्रिएटिनिन लेवल यूजुअली हाई रहेगा, क्योंकि मसल मास ज़्यादा होता है। और कार्डियक भी देखते हैं कि लिपिड वगैरह कंट्रोल में रहते हैं इन लोगों के, क्योंकि उन्होंने अच्छे से लाइफस्टाइल को मैनेज किया हुआ होता है। अदरवाइज अनप्रोटीन लेवल भी अच्छा होता है, सप्लीमेंट चल रहे होते हैं। विटामिन डी भी नॉर्मली ठीक रहता है, बिकॉज बोन्स आर स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ द वर्कआउट। अदरवाइज टेस्ट सेम है, उसमें सब कवर्ड रहता है। अच्छा, तो जैसे आपने अभी बात की ना न्यूट्रिएंट्स की, तो न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी की भी टेस्ट रहते हैं कोई, जैसे कि तो किसी में कॉमनली, विटामिन या मिनरल्स की कमी या इस तरीके हाँ, का कोई? कॉमनली जो हेल्थ चेकअप्स हो, एक तो उसमें आयरन इंक्लूडेड रहता है मोस्टली, तो हम्म। सीरम आयरन लेवल पता लग जाता है हमें। सीरम विटामिन B12 और डी भी कॉमनली आजकल सब हेल्थ पैकेजेस का पार्ट है। विटामिन बी की डेफिशिएंसी, स्पेशली वेजिटेरियन अगर है, अगर सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो विटामिन बी एंड डी वी विल एक्सपेक्ट कि कम रहेगा। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी का तो वैसे ही इंडिया में बहुत एपिडेमिक है, तो इसलिए इन दोनों चीज़ों में काफ़ी चीज़ें पिक हो जाती हैं। और हीमोग्लोबिन से और सीरम आयरन लेवल से हमें थोड़ी इंडिकेशन मिल जाती है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं कि नहीं है। नहीं है, तो अगर जैसे किसी में पर्टिकुलर कोई एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आती है, तो क्या बाकियों को भी मैनेज करना होता है, क्या एक से हो जाता है? हाँ, नॉर्मली जब आप देते हैं तो फिर मल्टीविटामिन ही देते हैं, हाँ, क्योंकि विटामिन B12 अगर लो है तो इट्स लाइकली कि बाकी चीज़ें भी रहेंगी कमी लो। होगी। तो यूजुअली आयरन सप्लीमेंट्स एंड विटामिन बी मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स देते हैं उनको। अच्छा, और एचआईवी और एड्स का टेस्टिंग के लिए भी कैसा कुछ है? एचआईवी की और जो एड्स की टेस्टिंग है ना, वो प्रिस्क्रिप्शन पे ही है, अवेलेबल है। पेशेंट खुद आके अगर एचआईवी करवाए, उसके लिए प्री टेस्ट काउंसलिंग एक हम लोग करते हैं। पहले तो पेशेंट को समझाते हैं, कोई क्वालिफाइड पर्सन जो ट्रेन पर्सन होते हैं, कि आपका ये टेस्ट क्यों हो रहा है, और अगर ये रिपोर्ट आती है तो क्या करना है। और थोड़ा एचआईवी के बारे में हम कोशिश करते हैं एजुकेट करने की पेशेंट को ले जाके। एंड टेस्टिंग अवेलेबल है, 3-4 तरह के टेस्ट अवेलेबल होते हैं एचआईवी के। एक तो बेसिक कार्ड टेस्ट होता है, फिर एलाइजा टेस्ट होता है, फिर वेस्टर्न ब्लॉट है अगर पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, तो पीसीआर्स रहते हैं, अगर पॉजिटिव आता है तो उसको क्वांटिटेट करने के लिए टेस्ट बहुत सारे अवेलेबल हैं एचआईवी के। रिपोर्ट भी हम लोग डायरेक्टली पेशेंट के हाथ में ही पकड़ाते हैं। एचआईवी की रिपोर्ट एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंशियल रहती है, और पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग के बाद पकड़ाते हैं उसको कि भाई आपको कैसे मैनेज करना है, नेगेटिव है तो कैसे प्रिकॉशंस लेने हैं, ताकि एक एजुकेशन भी साथ साथ चले जाए। तो एड्स एक बहुत रिस्पॉन्सिबल चीज़ है, एड्स टेस्ट करना। और अगर कोई टेस्ट पॉजिटिव आता है किसी का, तो वो हम लोग 3 मेथड से करके देते हैं, सिंगल मेथड का पॉजिटिव रिलीज नहीं करते हैं। सो वो डॉक्यूमेंट करना होता है हमें कि 3 मेथड्स के साथ करा हुआ है। जैसे मैं बोलूँ कि कार्ड में पॉजिटिव आया तो उसको एलाइजा में भी करेंगे, पीसीआर में भी करेंगे, तीनों टेस्ट में पॉजिटिव आ रहा है तो ही रिलीज करा जाता है वो। ओके, और मैम ऐसा भी कुछ है कि किसी की अगर टेस्टिंग कर रहे हैं, इफ अगर कोई लैब में ही प्रेजेंट है, वो पॉजिटिव हो जाए, कुछ ऐसा उसके लिए हम लोग काफ़ी इन्फेक्ट हो जाए? ट्रेनिंग स्टाफ को पहले देते हैं कि एवरी पर्सन इज पोटेंशियली इन्फेक्टेड। जो भी लैब में आ रहा है ऑब्वियसली बीमार है, अनलेस ही इज कमिंग ओनली फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। तो यूजुअली सारा एक पीपीई जिसको बोलते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पहना रहता है स्टाफ ने। ग्लव्स पहने रहते हैं, ऊपर लैब कोट्स वगैरह पहने रखते हैं, मास्क पहने रहते हैं। तो उनको ट्रेनिंग होती है इस चीज़ की, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो ऐसा नहीं है इसके बावजूद नीडल प्रिक्स नहीं होते हैं, पर दे आर ट्रेन्ड हाउ टू हैंडल देम। कि नीडल प्रिक होता है तो क्या करना है, इमीडिएटली उसको वॉश अवे करना है, किसको इन्फॉर्म करना है। फिर स्टाफ यूजुअली वैक्सीनेटेड भी रहता है पहले से ही हेपेटाइटिस वगैरह के लिए। तो उनको अगर फिर जो पेशेंट जिसकी टेस्टिंग कर रहे थे, करते समय प्रिक लगाए, तो उसका सैंपल भी हम लेते हैं उस टाइम टेस्ट करने के लिए पेशेंट नेगेटिव था कि नहीं। बाई चांस अगर वो एचआईवी पॉजिटिव था, तो फिर वो और तरह का रेट्रोवायरल थेरेपी होता है, इसको प्रोफिलैक्टिक रेट्रोवायरल थेरेपी देना होता है, जो प्रॉपर staff ट्रेनिंग को। होती है? हाँ जी, पूरा एसओपी है उसके लिए। तो डॉक्टर ये भी बताइएगा कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान कुछ टेस्ट स्पेसिफिक, अलग अलग जो टेस्ट होते हैं उसके बारे में भी?
हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़रूरी है कि हम अपने डॉक्टर से जुड़े रहें और जो टाइमली एडवाइस मिलती है वो करवाते रहें। कुछ तो ब्लड टेस्ट रहते हैं जो करवाने ही होते हैं, एंटीनेटल प्रोफाइल्स होती हैं। पहले जब प्रेगनेंसी डायग्नोस होती है, अगर कंफर्म हो गई है प्रेगनेंसी, डायग्नोसिस के लिए अलग टेस्ट रहते हैं, जैसे बीटा एचसीजी है या यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है या अल्ट्रासाउंड है। वंस इट इज़ बीन डायग्नोस्ड, फिर जो एंटीनेटल प्रोफाइल एक बेसिक करवाते हैं, उसमें ब्लड ग्रुप रहता है, एचआईवी टेस्ट रहता है, हेपेटाइटिस रहता है, हीमोग्राम, शुगर वगैरह रहती है, सब ताकि वो पता रहे कि बेसिक कितना लेवल था, कि बाद में ड्रॉप तो नहीं हो गया। और फिर रेगुलर टाइम पे अल्ट्रासाउंड्स रहते हैं, लेवल 2 अल्ट्रासाउंड्स डिफरेंट रहते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम पे करवाए जाते हैं। और यही टेस्ट जो एंटीनेटल प्रोफाइल है, फ्रॉम टाइम टू टाइम एवरी 3 मंथ्स करवाते हैं, अनलेस कोई सिम्टम रहता है। सिम्टम रहता है तो फिर वो डिटेल में आगे आगे कि बच्चे की बनावट ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है। कई बार ऐसे होता है कि बच्चे की लेडी की एज बहुत ज़्यादा है, शी इज़ 34-35 ईयर्स, तो बच्चे की बनावट का थोड़ा रिस्क रहता है। तो उसमें भी कई बारी 8 to 10 वीक्स पे कुछ टेस्ट करवाते हैं मदर के, वो देखने के लिए कि जो सर्कुलेट कर रहे हैं बच्चे के सेल्स मदर की बॉडी में, उससे पता लग जाता है कि बच्चे की बनावट में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो ओनली इन स्पेशल केसेस, रूटीन केसेस में एंटीनेटल प्रोफाइल्स रहती हैं जिसमें ब्लड ग्रुप, शुगर, सीबीसी लेवल्स हैं, यूरिन टेस्ट है, बेसिक टेस्ट, ताकि हम आगे उसको बेसलाइन लेके चलेंगे और आगे कुछ चेंज तो नहीं हो रहा, डायबिटीज़ तो नहीं हो रहा, एनीमिया तो नहीं हो रहा मदर में। थायराइड इज़ अनदर थिंग जो कि हम मॉनिटर करते हैं इसमें। तो ये टेस्टिंग होती रहती है। हाँ जी। बच्चों की बात की आपने डॉक्टर, तो ये भी बताइए कि कई बार न्यूबॉर्न बेबीज में भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स पता चल जाती हैं, तो हाँ, उनका कैसे हम टेस्ट न्यूबॉर्न करते हैं? स्क्रीनिंग एक ऐसी चीज़ है जो अभी गवर्नमेंट ने भी अपने प्रोग्राम्स के अंडर ली है। तो न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ डिजीज़ेज़ ऐसी हैं जो कि अगर उस टाइम पे पकड़ी जाती हैं तो उनका इलाज है। बट एक बारी अगर आप नहीं पिकअप करोगे तो वो बच्चे में कॉम्प्लिकेशंस होते-होते ऐसा हो जाता है कि आप उसको वापस वहाँ लेवल पे नहीं ला सकते। तो एक खाली नीडल प्रिक टेस्ट है जो कि अब अवेलेबल होने लगा है। अभी थोड़ा कॉस्टली है, बट जैसे-जैसे डेवलपमेंट होएगी वो डेफ़िनिटली प्राइस कम हो जाएगी। कुछ न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग होते हैं जिसमें 3 टेस्ट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया वो 3 टेस्ट का है। फिर कुछ 5 टेस्ट वाला है, कुछ 7 टेस्ट वाला है। उसके साथ ऑडियोमेट्री ऐड हम करते हैं नॉर्मली। तो न्यूबॉर्न एनबीएस 7 बोलते हैं जिसको, वो एक अच्छा टेस्ट है जो एट बर्थ आजकल सब नर्सिंग होम्स, हॉस्पिटल्स प्राइवेटली तो करवाते हैं न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग। वो बहुत एक ज़रूरी चीज़ है जिसमें कि थायराइड के टेस्ट होते हैं, G6PD के होते हैं, कॉमन कंडीशन जो कि उस टाइम पे ट्रीटेबल रहती हैं। पर एक बारी जब डेवलपमेंट के टाइम ना पिकअप करो और बाद में सिम्टम्स आने लगे 2-3 साल के बाद, तब पिकअप करो तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो एडवांस कंट्रीज़ में न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग 100% अब कवरेज करने लगे हैं। तो इंडिया में भी काफ़ी चर्चा आजकल हो रही है इस चीज़ की, और धीरे-धीरे करके कॉस्टिंग विल कम डाउन, अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये आई एम श्योर पिकअप करेगा। तो ऐसा है कि बच्चों में वैक्सीनेशन के लिए भी टेस्ट जो होते हैं, तो क्या-क्या वो वैक्सीनेशन टेस्ट कराए जाते हैं बच्चों में? वैक्सीनेशन के लिए टेस्ट नहीं रहते हैं, एक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ने रोल आउट किया हुआ है, जिसमें कि जो कॉमन वैक्सीन जो देनी ही देनी है। एक बीसीजी है फॉर ट्यूबरकुलोसिस, मतलब कॉमन जो डिजीजेज हैं इंडिया में उसके बेस पे ये यूनिवर्सल इम्यूनाइज यूआईपी जिसको बोलते हैं रोल आउट किया है। डिप्थीरिया है, पर्ट्यूसिस जिसको वुपिंग कॉफ बोलते हैं, टेटनस वो हो गया डीपीटी। फिर बीसीजी की बात हमने की। फिर पोलियो है, पोलियो वैक्सीन है, वो ओरल पोलियो ड्रॉप्स होती हैं। डीपीटी एंड पोलियो तो लगता ही है। फिर कुछ बाद में जो वैक्सीनेशंस लगती हैं, हेपेटाइटिस की, टाइफॉइड की, ये कॉमन वैक्सीने, फ्लू की शॉट्स लगती हैं, ये कॉमन वैक्सीनेशंस हैं। तो वैक्सीनेशन की टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं रहती, बट ये एक शेड्यूल फ्रॉम टाइम टू टाइम नई गाइडलाइंस आती हैं। रिसेंटली वी हैड न्यू गाइडलाइंस फॉर वैक्सीनेशन, तो वो ज़रूरी हैं बच्चों को करवाना। ठीक है। अच्छा, ऐसा भी है क्या डॉक्टर कि लड़कियों में जैसे पीरियड्स को लेकर के या फिर ओवेरियन कैंसर को लेकर भी कुछ अलग तरह के टेस्ट होते हैं? ओवेरियन कैंसर यूजुअली थोड़ी एल्डरली लेडीज़ का कैंसर है, और अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा कैंसर है जिसमें सिम्टम्स बहुत लेट मिलते हैं, जब बिल्कुल फैल चुका होता है, क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस, पेट में इतनी जगह रहती है कि एक ओवरी में छोटा सा अगर मास है तो पूरा फैल जाता है, फिर जाके फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, फिर पिकअप होता है। सो अगर हम चेकअप जब करवाते हैं, हेल्थ चेकअप, सपोज कुछ ज़रा सा भी सिम्टम है पेट का, तो अल्ट्रासाउंड ऐड करवा लें, तो एक अच्छा तरीका है कि हम कुछ मिस ना करें। एटलीस्ट ईयरली लेडी में अगर हो रहा है तो उसमें ये रहता है कि अल्ट्रासाउंड पे तो पिक होता है, बाकी अगर ज़रा कुछ डाउट लग रहा है तो वी कैन गो अहेड, उसके बाद सीटी स्कैन या एमआरआईज़ रहते हैं मासस के लिए। ब्लड टेस्ट एक बहुत अच्छा बायोमार्कर है ओवेरियन कैंसर का, CA-125, जो कि काफ़ी स्पेसिफिक है, तो वो कराया जा सकता है अगर कुछ डाउट है, ओवरी बड़ी लग रही है अल्ट्रासाउंड में, अगर कुछ मास पीछे की तरफ है, दिख नहीं रहा पूरी तरह से, CA-125 एक अच्छा टेस्ट है जो कि करवाया जा सकता है।